हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आपको 11वीं क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला हूं। बेटा, अब तक जो लॉकडाउन चल रहा है इसकी सिचुएशंस को लेकर अब तक जो आपके सामने समस्याएं रही हैं कि आपकी पढ़ाई रेगुलर नहीं चल पा रही थी। मैं और मेरी टीम अभी तक 10th और 12th जो हमारी बोर्ड क्लासेस थी उसके ऊपर हमारा फोकस था, लेकिन अब स्टूडेंट्स की हमारी रिकमेंडेशंस आई थी, वो बार बार हमसे फोन कॉल्स कर रहे थे और बार बार हमसे कह रहे थे कि हम लोग 11th क्लास और 9th क्लास की क्लासेस भी बनाएं। तो मैंने अब 11th क्लास की क्लास कंटिन्यू की है। बाकी क्लासेस अभी हमारी कंटिन्यू नहीं हो पाई हैं, मतलब कंटिन्यू थी लेकिन उसमें थोड़ी सी इंटरप्शंस आई है, थोड़ी समस्या हो गई, थोड़ा ये मतलब कोरोना ज्यादा दिक्कत कर गया था। तो फिलहाल जो है हम क्लासेस को यहाँ पर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं 11th क्लास की। इसकी दो क्लासेस मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, हाथ से जो मैंने कराई थी, वीडियो बनाई थी, वो करा चुका हूँ। इसके अलावा आज हम लोग अपना थर्ड क्लास अपनी शुरू कर रहे हैं। थर्ड क्लास में आपको बता दूं, मेरा मोबाइल नंबर है 8630442077। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कॉल कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल वाला नंबर भी है, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये नंबर मिलेगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं सभी क्लासेस के अलग अलग। आपका भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में आप एंटर कर जाएंगे। क्यों बना रखा है ग्रुप हमने ये? भैया, लॉकडाउन के टाइम आपको क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं या जो भी कुछ समस्याएं होती हैं, या फिर मान लो मैंने फोन नहीं रिसीव कर पाया किसी कारणवश, मैं बिजी हूं या कोई भी कारण था, और मेरे पास देखो स्टूडेंट्स की कॉल काफी आती है, लेकिन क्या है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पर्सनली मैं ऐड हूं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हमसे पूछते हो तो हम वहां पर आपसे उस बारे में डिस्कशन कर पाएंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत मैं हाथ के उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा भैया 11th क्लास की अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट हमारा कोचिंग है जो प्रतापपुर रिठानी दोनों में है, मेरठ के अंदर। ध्यान रखना इस बात का। तो अगर कोई मेरठ के आसपास का बच्चा है तो मुझसे पर्सनली फेस टू फेस आके भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकता है। जरूरी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि आप मुझसे फेस टू फेस क्लास लें। मैं आप बता दूं, ये जो ऑनलाइन क्लास चल रही है कि बिल्कुल सोशल वेलफेयर के लिए चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, और ये इसलिए चल रही है कि आप लोगों की पढ़ाई बिना इंटरप्शन के लगातार चलती रहे। कई लोगों ने पेड क्लासेस शुरू की हैं, लेकिन मैंने पेड क्लासेस नहीं शुरू की इसी वजह से, ताकि आपकी पढ़ाई कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट अफोर्ड ना कर पाए, जो मुझसे फेस टू फेस ना पढ़ पाए, फिर भी मेरी अगर ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो वो क्वेश्चंस अगर पूछेगा मुझसे आकर मेरी लोकेशन पर, तो मैं उसे जरूर बताऊंगा, ठीक है। इस बात के लिए आप बेफिक्र रहें, ठीक है। तो आज की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से क्या क्या डिस्कशन किया था? मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कशन किया था अकाउंटेंसी की स्टार्टिंग के बारे में कि अकाउंटेंसी होती क्या है। अकाउंटेंसी मैंने बताया कि सिस्टमैटिक तरीका होता है चीजों को रिकॉर्ड करने का। मतलब आपको कुछ भी रिकॉर्ड करना है, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड करेंगे, लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड करेंगे। आप लोग क्लास देखते हो, आप लोग क्लास कैसे देखते हो भाई? आप पहली क्लास देखोगे, फिर दूसरी देखोगे, फिर तीसरी देखोगे, फिर चौथी, फिर पांचवी एंड सो ऑन। क्या ऐसा कभी होता है कि आप पांचवी क्लास पहले देख लो, या ऐसा कभी होता है कि पहले दूसरी क्लास देख लो? शुरुआत तो आपको पहली से ही करनी होगी, क्योंकि अगर पहली नहीं करोगे तो दूसरी समझ नहीं आएगी, दूसरी नहीं करोगे तीसरी समझ नहीं, तीसरी नहीं करोगे चौथी समझ में नहीं आएगी। ये एक लाइन बाय लाइन ही आप चीजों को करते हैं। इसी तरीके से हमारी अकाउंटिंग भी ऐसे ही होती है, आप लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड करेंगे। जो जिस तारीख को हुई है आप उस हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। मैं कह दूं आपसे 1 अप्रैल को कोई चीज हुई है और 4 अप्रैल को, और एक ट्रांजैक्शन 3 अप्रैल को हुई है, तो आप कैसे कैसे इसको रिकॉर्ड करने वाले हो? पहले 1 अप्रैल की रिकॉर्ड होगी, फिर 3 अप्रैल की रिकॉर्ड होगी, फिर 4 अप्रैल की रिकॉर्ड होगी। बात समझ में आती है? चलिए जी। तो इस चीजों के बारे में हमने पहले डिस्कशन कर रखा था। साथ ही साथ मैंने कुछ चीजों के बारे में आपसे और डिस्कस किया था कि हमारे पास अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। भैया, किसी ने ना देखी हो क्लासेस तो पिछली वाली क्लासेस देख ले, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको अकाउंट के फॉर्म्स बताए थे, कितने प्रकार के हमारे अकाउंट्स होते हैं। मैंने बताया था आपको 3 प्रकार के हमारे अकाउंट्स होते हैं। 3 प्रकार के अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं मैंने पूरा चार्ट बनवाया था। पहला हमारा होता था रियल अकाउंट, दूसरा होता था पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता था हमारा नॉमिनल अकाउंट। इसे हम हिंदी में वास्तविक खाते बोलते थे, इसको अवास्तविक खाते बोलते थे, और इसको व्यक्तिगत खाते बोलते थे। रियल अकाउंट जो होता था उसके हमारे 2 पार्ट होते थे, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं, यहां पर केवल रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान रखना।
क्योंकि क्लासेस में थोड़ी सी रुकावट रही थी। आपने नोट्स बना रखे होंगे तो आपने उसको देख पाया होगा, और अगर किसी ने अभी तक क्लास नहीं देखी तो बेटा पहले वो वाली क्लास देखें, उसके बाद इधर एंटर करें, ठीक है। पर्सनल अकाउंट हमारे 3 प्रकार के होते थे। कौन कौन से प्रकार के? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, उसके बाद हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और फिर तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट की कोई पार्ट नहीं थी, यही हमारी स्थिति हुआ करती थी। हमारे टोटल खाते इतने प्रकार के हुआ करते थे जिनके अलग अलग प्रकार से नाम है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने कुछ और भी डिस्कस किया था। कुछ और क्या डिस्कस किया था? मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से गोल्डन रूल्स के बारे में। गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। ये गोल्डन रूल्स होते क्या हैं? गोल्डन रूल्स जो होते थे हमारे, वो रूल्स होते हैं जैसे आप रोड क्रॉस करते हो, आपके नियम होते हैं ना कि आपको रेड पर रुकना है और आपको येलो पर रेडी होना है, और ग्रीन जैसे होगा तो आप चले जाओगे। ये सब चीज आपकी हुआ करती थी, उसी हिसाब से हमारे गोल्डन रूल हुआ करते थे। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को हमारे गोल्डन रूल क्यों बनाए गए, क्या जरूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने की, क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इन सबको बनाने की जरूरत क्या थी। इन सबको बनाने का क्या कारण ये था कि कोई भी फ्रॉड ना कर पाए, सभी चीजें एक लॉजिकल तरीके से हो सके, और मैंने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो गोल्डन रूल में हमने क्या करा था, हमारे 3 खाते हुआ करते थे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल क्या हुआ करता था? डेबिट व्हाट कम्स इन, ये भी सब डिस्कस किया मैंने। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस जो भी हैं, और क्रेडिट क्या कर दो? सारे के सारे इनकम्स और प्रॉफिट्स। बात समझ में आती है? ये हमारे गोल्डन रूल्स थे, और इसको मैंने एग्जांपल के फॉर्म में भी आप लोगों को समझाया था। जो भी चीज आ रही है आने दो, जा रही है जाने दो। रियल अकाउंट का फॉर्मेट था जिसमें हमने एग्जांपल के तौर पे कैश अकाउंट भी लिखा था, ठीक है। कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, सब हमारी जो भी एसेट्स होती हैं वो सब हमारे चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, सारी की सारी क्या कहलाएंगे? हमारी रियल अकाउंट कहलाएंगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता था? जो मिल रहा है उसको, जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, जिसको कुछ भी मिल रहा है उसको डेबिट करो, और जो कुछ भी दे रहा है उसको क्रेडिट करो। तो हमारे एग्जांपल में यहां था राम, श्याम, घनश्याम वगैरह वगैरह, ये हमारे एग्जांपल के तौर पर थे। और यहां पर नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे और इनकम्स की बात करें तो खर्चे कौन कौन से हो जाते हैं बेटा? सैलरी, इनकम कौन सी? सैलरी हो गई, आपको इनकम मिल रही है। आपने रेंट पे किया है, आपका खर्चा हो गया। बिजली का बिल दिया है, इस टाइप से जो भी चीजें आपकी होती हैं ये सब खर्चे की होती हैं। तो अगर खर्चा हुआ है या फिर कोई नुकसान हो गया तो आप उसको डेबिट में डालेंगे, और इनकम हुआ है या फिर कोई प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको क्रेडिट में डालने वाले हैं। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आपके फाइनल अकाउंट चैप्टर में भी होगी, लेकिन हम जर्नल एंट्रीज में भी इसको करने वाले हैं। अब ये जर्नल एंट्रीज होती क्या है, मैं इस जर्नल एंट्रीज के बारे में भी पहले बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने इसके बारे में? मैं आपको बताऊं कि आपकी जो अकाउंटिंग जो होती है, वो होती है ईयर के बेसिस पे। 1 ईयर की अकाउंटिंग होती है, 1 साल तक आप चीजों को रिकॉर्ड करोगे लगातार। उसके बाद एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा? एक बिजनेसमैन चाहेगा कि भैया मुझे ये तो बताओ 1 साल में मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है। बिजनेस आपका लगातार चलता रहेगा। बिजनेस आपका मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी काम रोक दो, बिजनेस तो चलता रहेगा। आप कस्टमर से भी नहीं कह सकते कि एक काम करना भाई साहब अब कल आना, मैं तो आज अपने खाते बंद कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। सबको पता है कि ग्राहक भगवान होता है, हम उसको नहीं रोक सकते, वो आ रहा है तो आता रहेगा। लेकिन क्या है, हमें पता भी तो चलना चाहिए हमारा मुनाफा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज फिक्स की गई, आप डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। आप 2-3 साल का प्रॉफिट नहीं निकालोगे। तो पूरे इंडिया में, मैं क्यों कहूं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये फिक्स हुआ कि हम 1 साल की चीजों को रिकॉर्ड करके पहले चेक करेंगे। रिकॉर्डिंग एक साइड चलती रहेगी, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 1 साल का, पिछले 1 साल का जो भी रिकॉर्ड है हम उसको चेक करने वाले हैं। तो ईयर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ईयर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? आपका होता है अकाउंटिंग ईयर, बात समझ में आती है। एक होता है हमारा, या फिर इसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं,
फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर। एक होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर। जो अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है ये आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से। मैं बात करूं आपसे 2020 की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ और कहां खत्म होगा, 31 मार्च 2021 पे जाके खत्म होगा। बात समझ में आती है। इसी के साथ में बात करूं कैलेंडर ईयर की। कैलेंडर ईयर की शुरुआत कहां से होगी, आपको सभी को पता है कैलेंडर जहां से शुरू होता है 1 जनवरी 2020 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2020 पे जाके ये खत्म होगा। ये हमारी कैलेंडर ईयर की शुरुआत थी। इसके बारे में डिस्कशन आपका डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर वहां डिटेल में करेंगे। फिलहाल मैं यहां पर इसकी चर्चा केवल इतनी करके और एंड करता हूं। बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक क्लास के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हर चीज के बारे में होनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमने अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है बेटा, हमारे अकाउंटिंग जो होती है ना वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहलाती है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम मतलब, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि आपको हर चीज की डबल पोस्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब डबल रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। डबल रिकॉर्डिंग इन द सेंस, एक चीज पहले उसको डेबिट में लिखो और फिर उसी चीज को क्रेडिट में लिखो। ये कैसे लिखना है इसी के बारे में चर्चा हमारी जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में होगी। डबल रिकॉर्डिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कोई चीज डबल रिकॉर्ड करते हो तो आपकी गलतियां जल्दी पकड़ी जाएंगी। मान लो आपने गलती कर दी और आपको उसके बारे में अंदाजा नहीं था, तो समय रहते आप उसको पकड़ सकते हैं। ये कैसे होता है काम, ये सब कुछ आप टेंशन लेने की बात नहीं। कई बच्चे सोचते हैं अकाउंटेंसी हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट है, हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि पता नहीं कैसा सब्जेक्ट है। मैं गारंटी लेता हूं आप मेरे साथ 1 महीने बने रहे और 1 महीने बाद कहेंगे कि इससे आसान और बेस्ट सब्जेक्ट कोई है नहीं। ध्यान रखना इस बात का। शुरू में जरूर अटपटा लगता है क्योंकि आपने कभी इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। साइंस के बारे में शुरू से पढ़ते हो, मैथ के बारे में शुरू से पढ़ते हो, पर अकाउंटेंसी आप पहली बार पढ़ रहे हो। पर रियलिटी बता रहा हूं, मैं अपने आप में टॉपर रहा हूं 10th क्लास में, लेकिन मैंने फिर भी कॉमर्स ली। कॉमर्स इसलिए ली, इसलिए नहीं कॉमर्स आसान थी। और ये बात जो लोग बोलते हैं कॉमर्स आसान है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। जो कहता है मेरे से मिलवाओ उसको, या जो कहता है उससे कहो कि बेटा चल तू सीए करके दिखा, अपने आप समझ में आ जाए कॉमर्स आसान है या हार्ड है। मैं उसे हार्ड भी नहीं कहूंगा, आसान भी नहीं कहूंगा। कोई कोर्स हार्ड या आसान नहीं होता, अपने फील्ड के सब माहिर होते हैं। लेकिन क्या है कि इंसान की थोड़ी सी सोच बदल जाती है। जैसे मैं कहूं साइंस का बच्चा है, वो रटने पे यकीन करता है, वो समझने पे कम यकीन करता है। लेकिन साइंस में साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट नहीं रटते चीजों को, साइंटिस्ट चीजों को समझते हैं, तभी तो नई नई रिसर्च करते हैं। लेकिन बाकी लोग जो इन चीजों को, साइंस में ज्यादातर लोग आपको रटने वाले मिलते हैं, लेकिन हमारे कॉमर्स में रटने वाले लोग नहीं हैं। हर टाइप का बंदा होता है। कोई कहता है जी नहीं हम पे रटा जा रहा, नहीं रटा जा रहा, ठीक है भैया कॉमर्स में आओ। कॉमर्स में अपनी चीजों को रिकॉर्डिंग करने की जरूरत होती है बेटा। अगर हम लोग नहीं होंगे ना कॉमर्सियंस, तो चीजें कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा कोई। हम ही लोग होते हैं जो चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना, तो जितनी मेट्रो वगैरह बन रही है, इतने सारे आपके कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कुछ नहीं होने का है। हम ही हैं जो पैसों का लेन देन रखते हैं, हम ही इन चीजों का सही तरीके से काम करते हैं, लोगों की सैलरी बांटते हैं, हम ही लोग हैं। अगर हम ना हो तो मामला बिगड़ जाएगा। ध्यान रखना, साइंस वालों को कॉमर्स की जरूरत है, कॉमर्स वालों को साइंस की जरूरत है। दोनों का अपना अपना महत्व है, ध्यान रखना इस चीज का। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो करते हैं स्टार्टिंग कि भैया हमारी हर चीज की डबल पोस्टिंग होती है। एक चीज डेबिट में लिखोगे तो दूसरी चीज कहां लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे। ये थी एक बात। दूसरी बात क्या है, आपकी स्टार्टिंग जो होती है वो होती है जर्नल से, जर्नल एंट्री। फिर इसके बाद आप बनाते हैं लेजर, फिर आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और एंड में बनाते हैं फाइनल अकाउंट। मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कशन कर रखा है बेटा। जर्नल आपकी प्राइम एंट्री भी कहा जाता है इसको, क्योंकि जर्नल एंट्री जो होती है वो सबसे पहला स्टेज होता है। कहने का मतलब अगर जनरल एंट्री आप बना रहे हैं तो आपकी जो भी गलतियां हैं या सही तरीके हैं वो यहीं पर आपको देखने थोड़े ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जर्नल की मदद से आप लेजर बनाते हैं, लेजर की मदद से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस की मदद से आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं।
फाइनल अकाउंट किस किस को मिलाकर बनता है? फाइनल अकाउंट बनता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। और मैं आपको बता दूं, इसी के ऊपर सीए साइन करता है और यही चीज गवर्नमेंट मांगती है, यही चीज बाकी विभाग वाले मांगते हैं, यही चीज आपका इनकम टैक्स मांगता है। जहां भी आपके मैं कह दूं कस्टमर्स आ गए, कोई बड़े लेवल के कस्टमर की, सर अपनी बैलेंस शीट दिखाना, देखें आपकी बैलेंस शीट में कितनी ताकत है। आपकी बैलेंस शीट में जितनी ताकत होगी उस हिसाब से हम आपके साथ बिजनेस करेंगे। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो बैलेंस शीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपको शुरुआत यहां से करनी होगी। पहले आप जर्नल बनाएंगे, अगर आपने जर्नल बिल्कुल सही बनाई है तो आपका फिर बनेगा लेजर, फिर लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस और उसके बाद चौथा स्टेप है फाइनल अकाउंट। आप बिना जर्नल के लेजर नहीं बना सकते, बिना लेजर के ट्रायल नहीं बना सकते, बिना ट्रायल के फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते। बात समझ में आती है? अब यार एक चीज आपको बताता हूं, अपने आप ही समझ में आ गई होगी वैसे ये बात तो, लेकिन फिर ही बताता हूं। बेटा अगर जर्नल गलत हो गई, अगर जर्नल गलत हो गई तो लेजर गलत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मान लो आपने जर्नल एंट्री गलत पास कर दी, आपको नॉलेज नहीं थी और आपने गलत एंट्री पास कर दी। जब आपने गलत एंट्री बना दी तो लेजर गलत होंगे जी, बिल्कुल गलत होंगे। ट्रायल बैलेंस वो भी गलत हो जाएगा और जब ट्रायल बैलेंस गलत होगा तो फाइनल अकाउंट गलत होंगे कि नहीं होंगे जी? फाइनल अकाउंट भी बहुत ज्यादा गलत हो जाएंगे। तो माय डियर, इसलिए सबसे बड़ी बात आपकी पूरी 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी है बिल्कुल इसी तरीके से बांटी गई है, बिल्कुल इसी तरीके से। आप सबसे पहले जर्नल पे मेहनत करने वाले हैं। मेरे पास आप लोग कम से कम 15 दिन तक जर्नल एंट्री करेंगे, 15 दिन तक कम से कम मैं आपको जर्नल एंट्री की अच्छे से प्रैक्टिस कराने वाला हूं, क्योंकि अगर जर्नल गलत हो गया तो सब गलत हो जाएगा। आपको जर्नल पहले ज्यादा अच्छे से सीखना है। एक बार जर्नल बनाने आ गए तो आप लेजर बना पाओगे। मैं कह दूं इसके अंदर लगेंगे लगभग 15 दिन की क्लासेस लगेंगी कम से कम। बाकी टीचर्स तो 2-3 दिन में खत्म कर देते हैं, पर मैं कम से कम 15 दिन लगाता हूं। ये बिल्कुल आपके जिसे कहते हैं खून में हो जाना चाहिए जर्नल एंट्री पास करना। सपने में भी सोते सोते हाँ भी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है ये वो, मतलब सपने में भी आप जर्नल एंट्री पास कर पाओ, इस तरीके की तैयारी जर्नल में करनी है हमें। बात समझ में आती है? लेजर में हद से 2 दिन लगेंगे, इससे ऊपर नहीं लगेंगे। हद से 3 दिन, इससे ऊपर नहीं जाते। ट्रायल बैलेंस में भी यही मान लो 2 से 3 दिन लगेंगे इसमें भी। और फाइनल अकाउंट में कम से कम नहीं तो 20 से 25 दिन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बैठता है। समझ में आती है बात कि नहीं आती है? तो हम पहले जर्नल एंट्री करेंगे, फिर लेजर करेंगे, फिर ट्रायल करेंगे, फिर फाइनल अकाउंट करेंगे। हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। साथ ही साथ हमारे कुछ और चैप्टर्स भी हैं जिसे हमने नाम दिया कैश अकाउंट, या फिर इसे यूं कहूं कैश बुक। चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए आपको कैश बुक की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो पैसों से ही तो होगा। या तो बैंक से पैसा जाएगा या फिर नगद पैसा जाएगा। आपको उसी चीज की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है ये इस चैप्टर में बताया गया है। साथ ही साथ आपका मैं यूं कह दूं एक चैप्टर और आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर्स मतलब गलतियां अगर हो गई तो उसको ठीक कैसे करें। मैंने आपको बताया अगर जर्नल गलत हो गई तो लेजर भी गलत हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा, फाइनल अकाउंट गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात, एक प्रॉब्लम और है बेटा आपके साथ। प्रॉब्लम क्या है कि आप बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस ऐसा भी होता है कि एक बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर एक एक दिन में 50-50 हजार ट्रांजैक्शंस होती हैं, 50-50 हजार लोग आपस में लेन देन करते हैं। अगर एक दिन में ऐसा हो रहा है तो एक साल में कितना होगा आप अंदाजा लगाएं। और जब एक साल में इतना होगा तो जनरल एंट्री उतनी ही पास करनी पड़ेगी और उतने ही ट्रेजर बनेंगे, उतने ही ट्रायल बनेगा और उतने ही फाइनल अकाउंट तैयार होंगे। लेकिन माय डियर, जब आप कोई गलती करते हो और आप जब ट्रायल बैलेंस तक, मैं अंदाजे से बता दूं, आप मान लो गलती यहां कर चुके, लेकिन ट्रायल बैलेंस पर आने के बाद आपको पता चला कि गलती हो गई थी, तब आप क्या करेंगे? तो आप क्या दोबारा बनाएंगे सारी चीजें? दोबारा नहीं बनाएंगे। दोबारा बनाया तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए इस चैप्टर का जन्म हुआ कि हम जहां पर भी हों, जहां पर भी, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, जहां पर भी हो, गलती अगर मिल गई तो उसे बिना पिछले खातों पे इफेक्ट डाले कैसे ठीक किया जा सकता है,
तो वो हमारा चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बात समझ में आती है? ये अगर किसी को समझ में ना आया हो तो बेटा बेफिक्र रहें, क्योंकि आपके पूरी 11th क्लास का ये एक तरीके से ओवरव्यू है। बात समझ में आती? जितनी चीजें आपको बता रहा हूं सब चैप्टर्स के फॉर्म में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है? तो करते हैं आज की स्टार्टिंग जर्नल एंट्री से, ठीक है? हाँ जी, ये आपका जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या है, एक कॉलम आपका डेट का है, एक पर्टिकुलर का है, एक एलएफ का है, एक अमाउंट डेबिट, एक अमाउंट क्रेडिट, ठीक है? मैं आपको बता दूं, डेट में तो आपको पता ही है क्या लिखना है, जिस दिन भी ट्रांजैक्शन हुई है आप वो तारीख नोट कर दें, आपको ये चीज हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होगी। पर्टिकुलर में क्या करना है थोड़ी देर बात करेंगे, बस आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा, बाकी सभी कॉलम से बड़ा कॉलम है, इसका मतलब इसके अंदर काफी कुछ चीजें लिखी जाएंगी। एलएफ क्या होता है? एलएफ की फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है, मैंने आपको बताया कि जर्नल से आप लेजर बनाते हैं, जर्नल से आप लेजर बनाते हैं। जब जर्नल से आप चीजों को लेजर में भेजेंगे तो एक बात बताएं, आपने तो भी भेज दी, पर लेजर वाले को क्या पता कल को कोई चेकिंग हो गई, या मान लो कल को सीए आया आपके ऑफिस के अंदर चेक करने के लिए कि भाई साहब लेजर की ये 2 लाख की ट्रांजैक्शन जर्नल में कहां है, कहां है ये चीज, या फिर यूं कहूं जनरल वाले में चेक करा, उसने कहा कि 2000 या यूं कहूं 50,000 की ट्रांजैक्शन आपने लेजर में कहां डाली है, तो बेटा जर्नल के अंदर लेजर की बुक का नाम लिखा जाता है और लेजर के अंदर जनरल की बुक का नाम लिखा जाता है। मैं कह दूं आपके 15 पेज थे जर्नल के और लेजर की थी आपकी 3 बुक्स। बात समझना जरा, या ये बुक्स छोड़ो, फिलहाल मैं यही कहूं आपको देसी भाषा में कि 20 पेजेस थे, 15 पेज थे हमारे जनरल के और 20 पेज थे लेजर के। मैंने कहा ये 50,000 की ट्रांजैक्शन जो है, मेरे से पूछा गया कि भाई साहब आपकी जो 50,000 की ट्रांजैक्शन है ये लेजर में कहां है, तो मैंने जनरल में जो लेजर फोलियो वाला कॉलम है मैं लिख रखा हूं 3rd पेज पर है। अब बताएं जरा, क्या ये बंदा जो जनरल में बैठा हुआ है वो क्या लेजर चेक नहीं कर सकता? वो लेजर मंगाएगा, लेजर का 3रा पेज खोलेगा और वहां जनरल वाली 50,000 की एंट्री मिल जाएगी, क्रॉस चेक हो जाएगा। मैं यही कहूं कि मान लो लेजर चेक करते हुए कहे कि 2 लाख वाली ट्रांजैक्शन कहां है जनरल के अंदर, तो यहां पर भी बताते हैं वो लोग, यहां पर भी एक कॉलम होता है जिसके अंदर वो जनरल का पेज, मान लो वो कह दे कि जी ये ना 5वें पेज पर है, तो लेजर वाला बंदा खोलकर चेक करेगा जनरल में कौन से पेज पर है। 5वां पेज खोला जनरल का, देखा उसके अंदर लेजर वाली पोस्टिंग हुई भी है। बात समझ में आती है? एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये चीज तो आपको समझाने के लिए थी, लेजर फोलियो कभी आपको लिखने के लिए नहीं आएगा। मैं एक ऑडिटर हूं, तो क्या होता है कि मैंने ऑडिट कई किए हैं, तो ये चीजें मुझे वहां से पता चली और मैं वहीं से चीजों को देखता हूं। आपको एक कभी देखने को नहीं मिलेगा। थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब एलएफ का मतलब क्या है, एलएफ की फुल फॉर्म क्या है, लेजर फोलियो क्या होता है, वरना आपसे कभी भी लिखने के लिए नहीं आएगा, ना ही क्वेश्चंस में कभी आएगा। बात समझ में आती है? अब मैं आपको एक बात बता दूं, पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्री करनी बताई थी, कुछ जर्नल एंट्री करनी बताई थी। डेबिट की जो भी फिगर होती है वो यहां लिखी जाती है, क्रेडिट की जो भी फिगर होती है वो यहां लिखी जाती है। मैंने आपसे कहा कि आपको रेंट मिला, रेंट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है से 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए का रेंट मिला है आपको, तो मैंने कहा आपसे कि एक चीज, एक बार 1 लाख को डेबिट में लिखो, एक बार 1 लाख को क्रेडिट में लिखो, इसी को डबल एंट्री बोलते हैं। तो मैंने क्या करना है, रेंट रिसीव हुआ है ना, मुझे मिला है, तो कैश मेरे पास आया, जो आ रहा है उसे आने दो, जो आ रहा है उसे डेबिट करो। रियल अकाउंट क्या कहता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो। तो मैंने लिखा कैश, तारीख मान लो 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 2020, हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखते हैं इसको। इतना हो गया डेबिट का काम, और आप यहां 1 लाख लिखेंगे डेबिट में ही, कैश आ चुका है मेरे पास डेबिट में। बात समझ में आती है? अब जो लिखना है वो क्रेडिट में लिखना है। किसमें लिखना है? क्रेडिट में लिखना है। क्रेडिट में क्या लिखना है जी? क्रेडिट में लिखनी है क्रेडिट की चीज। क्या लिखनी है? रेंट मिला है ना आपको, रेंट आपका क्या है, इनकम है या खर्चा है?
जी इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट में क्या पढ़ा था, जितने भी इनकम होती हैं वो क्रेडिट में लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती हैं, तो आप कहां लिखेंगे इसको, क्रेडिट में, टू रेंट अकाउंट। बात समझ में आती है, ये आपकी जर्नल एंट्री हुई, मतलब ऊपर वाला एरिया डेबिट का हुआ और नीचे वाला एरिया क्रेडिट का हुआ। डेबिट की फिगर ये रही, क्रेडिट की फिगर ये रही। ये अटपटा लगा होगा आपको क्योंकि जर्नल एंट्री अभी तक आपने नहीं बनाई है, मेरे को ये पूरा फॉर्मेट समझाना था, इसलिए मैंने एक जर्नल एंट्री का सहारा लिया है। पर आप चिंता ना करें, हम लोग अगली क्लास से जर्नल एंट्री की शुरुआत करेंगे और आपको धीरे धीरे करके जर्नल एंट्री आएंगी। एक बार बता दूं, जो गोल्डन रूल आपको सिखाए हैं वो गोल्डन रूल स्टार्टिंग में थोड़ा जरूरत पड़ती है, उसके बाद कोई याद नहीं रखता, फिर वो जल्दी 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 करते चले जाते हैं। आप अपने 12th क्लास के सीनियर से पूछेंगे भैया दीदी जरा बताना गोल्डन रूल क्या होते थे, वो बता देंगे कि हाँ गोल्डन रूल हुआ करते थे कुछ, जिनकी मदद से हम जर्नल एंट्री बनाते थे। लेकिन आप उनसे कहेंगे जरा बताना गोल्डन रूल है क्या, तो वो आपको गोल्डन रूल नहीं बता पाएंगे, क्यों, वो खुद भूल चुके हैं। पर अगर आप उनसे एंट्री पूछें कि जरा बताना रेंट रिसीव्ड की एंट्री क्या है या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की एंट्री क्या है, वो आपको सही एंट्री बता देंगे, पर आपको गोल्डन रूल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि गोल्डन रूल कोई भी याद नहीं रखता, याद ही नहीं रहता। वो जब प्रैक्टिस करते जाते हैं, वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप इतनी प्रैक्टिस करोगे, इतनी प्रैक्टिस करोगे, अपने आप सब कुछ भूल के और आप जर्नल एंट्री अपने आप बनाने लग जाओगे। ये एक रूटीन होता है और ये सभी स्टूडेंट्स के साथ है, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, ये तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है कि किसी को याद नहीं रहता। खुद मैं जब 12th क्लास में था तो 12th क्लास में मतलब मैंने 11th में सीखी ये चीजें और 12th क्लास में खुद भूल गया। मैंने कभी ये चीजों को दोबारा नहीं देखा, लेकिन जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो पढ़ाने के लिए भैया स्टार्टिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी, तब मैंने इसको दोबारा बुक्स में देखा, तब जाके मुझे सब चीजें याद आई। मैं खुद भूल चुका था और हर एक बच्चा इस तरीके से भूल जाता है। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको गोल्डन रूल्स याद रहते हैं, पर आप लोगों को याद रखने 11th क्लास में एग्जामिनर पूछ सकता है, ध्यान रखना। पता लगा आप कहोगे जी ये तो कोई पूछता ही नहीं है, गोल्डन रूल याद रखना और आपकी जर्नल एंट्री की जो भी समस्याएं हैं वो मैं आपकी शॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। एक चीज और, वीडियो को भैया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिल जाएं, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।